साल पहले आज ही के दिन 26 जुलाई को भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध में जीत हासिल की थी। तब से लेकर आज तक पूरा देश आज का ये दिन कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाता है। बता दें कि लगातार 85 दिनों तक चले इस युद्ध में देश के अनेकों योद्धा शहीद हुए थे और अपनी जान की बाजी लगाकर पाकिस्तानी सेना को खदेड़ा था। आज के इस खास मौके पर कारगिल विजय दिवस पर हम आपको मिलाने जा रहे हैं कारगिल युद्ध के वीर योद्धा लांस नायक दीपचंद नायक से। तो देखिए देश के असली हीरो दीपचंद नायक से हमारे संवाददाता की खास बातचीत। देशवासियों के लिए 26 जुलाई का दिन जो है किसी गौरवशाली दिन से कोई कम नहीं है। बता दें कि आज ही के दिन देश की सेना ने कारगिल पर विजय हासिल की थी। हमारे साथ कारगिल के महान योद्धा कहे जाने वाले दीपचंद नायक जी भी मौजूद हैं। दीपचंद नायक जी से ही जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की परिस्थितियां थी सर कारगिल को बात करें तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले जय हिंद जय भारत। मैं नायक दीपचंद 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल। परिस्थितियां तो आप कभी भी असंभव मत समझिए। सेना का काम ही है असंभव को संभव करना। मतलब तो ये तो परिस्थितियां तो आपको पता है अनुकूल कभी रहती नहीं है सेना के, तो आपको पता है अलग अलग एरिया में रहते हैं। मगर जो ये युद्ध लड़ा गया था 99 का, वो अभी तक का वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट चोटियों पर युद्ध था। अभी तक इतना कोल्ड एरिया में और इतनी हाइट के ऊपर युद्ध नहीं लड़ा गया था। और 71 के वार में 71 का वार तो आपको पता उस टाइम मीडिया में नहीं थी, इतनी जानकारी नहीं देश को। मगर 99 का वार जैसे अपना महाभारत के अंदर संजय था ना, वैसे पूरा मीडिया ने घर बैठे जनता को दिखाया है। मतलब तो मीडिया का बहुत योगदान है संजय बनने का कि कैसे युद्ध हुआ है, तो काफ़ी जानकारी मिली है। युवाओं काफ़ी प्रेरित हुए हैं। तो एक डिफरेंट था, मतलब दुश्मन बंकर अपने बंकरों के अंदर पूरा जम करके ऊपर बैठ गया था। और हम लोगों के लिए जो फौज वहाँ से चढ़ रही थी नई जगह थी। मतलब वहाँ से हमको नहीं पता था कि भाई टाइगर हिल कहाँ पर, त्रोलिंग कहाँ पर है। मैप के अंदर तो पता था मगर रास्ता किस साइड से चढ़ना है, क्योंकि हम लोग पूरी 90 डिग्री पे और कई जगह तो बहुत ऊंची पहाड़ियाँ थी, वहाँ पर चढ़ने के लिए बहुत टाइम लगता था। और जैसे पूरी पलटन चढ़ती भी थी तो कभी कभी वो ऊपर से गोले की बजाय एक पत्थर लुढ़का देते थे, तो काफ़ी आदमी को शहादत होती थी। तो बहुत डिफरेंट युद्ध था। मगर फिर भी भारतीय सेना के जवानों के अंदर वो जज्बा था कि होनी को एक मतलब बिल्कुल अनहोनी को एक होनी करके दे दिया। जो चीज़ बहुत लंबी चलनी थी वो 1.5 महीने के अंदर ही क्लोज कर दिया। ठंड का भरा माहौल रहता था, कैसे उन परिस्थितियों का सामना किया, क्या कहना चाहेंगे? जो जोश आप लोगों में था वो जोश को लेकर क्या? जोश तो सर ये था कि अंडर 25 पूरी भारतीय सेना थी और मैं तो भारतीय तोपखाने से था एक तोपचे के तौर पर। तो पिट्ठू क्या हमारे तो इतने बड़े बड़े गोले, इतनी बड़ी बड़ी तोप थी। हमको वहाँ पर खच्चर मिलते थे मगर खच्चर नहीं मिले लड़ाई में। पढ़ाई के अंदर बहुत बोला जाता था कि आपको डिजर्ट एरिया में लड़ाई का जो पहाड़ी एरिया वहाँ पर खच्चर मिलते, म्यूल मिलेंगे आपको। लेकिन किसके बाप के म्यूल थे, हम ही म्यूल थे वहाँ। तो तोपों को खोला और चल भैया चल अकेला तेरी राह, वही गाने याद करते हुए अपना मन में भारत माता की जय वंदे मातरम और पहाड़ियों पर चढ़ते थे। मतलब तो मुश्किल थी मगर मन में जुनून था। एक तो जुनून आता है कि कंपटीशन, कि थोड़ा हमको मौका मिला है, हम ही अपना परचम लहराएंगे, हम ही तिरंगा लहराएंगे। वहाँ पर जितनी बटालियन थी उनके अंदर ही होड़ लगी हुई थी कि मैं मेरी बटालियन का नाम करूँ, मेरी बटालियन का नाम करूँ, क्योंकि नाम देश के लिए करना था, न कि वहाँ पर इंडिविजुअल नाम करना था। हम तो राष्ट्र की आन बान और शान तिरंगे के लिए आपको पता पूरा जीवन लगा देते हैं। तो ये बड़ी खुशी थी कि हमारा तिरंगा लहराता हुआ नजर आना चाहिए। और सैनिक का हमेशा मुद्दा यही रहता है, या वो तिरंगा लहरा के आता है या तिरंगे के अंदर लिपट के आता है, मगर वो पीछे नहीं हटता कभी भी। ऐसी परिस्थितियाँ आपके सामने आई हैं तो क्या सहायता मिलती है सेना से, सेना के या फिर सरकार को लेकर क्या? सर ये मेरा जो हादसा हुआ था, हम लोग स्टोर सेट कर रहे थे तो ये बम फट गया था जिससे मेरा हाथ उड़ गया था और टांगों का बाद में हॉस्पिटल में ऑपरेशन करना पड़ा था। ये मेन लोकेशन में हमारे हो गया था। सेना देखो हमको जिस हिसाब से हमको रखा गया, जैसे मैं जवान हूँ, जेसीयू है, ऑफिसर हैं, उस हिसाब से जो कैटेगरी बनाई गई सेना की उस हिसाब से मुझे पेंशन मिलती है, गवर्नमेंट को भी मिलती है। और भारतीय सेना से आज भी मुझे योगदान है, क्योंकि आज भी मैं जो कुछ हूँ, ये वर्दी जो देख रहे हो ना आप, ये मैं तो खास करके ये मानता हूँ ये वर्दी नहीं हमारी अंतरात्मा है और 135 करोड़ भारतीयों का आशीर्वाद समझता हूँ सबसे पहले तो। और हम लोग जो सैनिक होते हैं ना सर, मैं आपको बोला ना कि देनदार पर विश्वास रखते हैं, न कि लेनदार पर। मैं आज भी मेरी खुद की छवि है, क्या डीए मिल रहा क्या कुछ नहीं होता, मैं जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। और भरपूर बेकरार मिल रहा, जो मेरी पोस्ट थी, मैं नायक था तो मुझे इस हिसाब से पेंशन मिल रही है। गवर्नमेंट से ये है कि आज पहले वाली गवर्नमेंट हो या अभी वाली हो, हमेशा जब से देश आज़ाद हुआ ना, रियलिटी में जो सैनिकों के लिए सोचना चाहिए ना वो निरादर है। हम लोग विदेशों की बात करते हैं, विदेशों में हर जगह स्मारक है, विदेशों में आप सैनिकों के लिए हर चीज़ बुलाते हैं। आज कारगिल विजय दिवस पर भी भीड़ हो जाएगी। कारगिल विजय दिवस पर कितने आदमी ने युद्ध लड़ा है, आज किसको बुलाया जाता? जो गैलेंट्री अवार्ड से, जो वीरांगनाओं को भी पूरों को नहीं बुलाया जाता।
क्यों? जब हम हर चीज़ के लिए बुला रहे हैं, हर आदमी की कसम परेड होती है तो हज़ारों आदमी को बुलाते हैं, इस वीआईपी को बुलाओ, उसको बुलाओ, तो मैं निरादर हूँ इस चीज़ से, मैं बिल्कुल नाखुश हूँ। जो भी कोई फंक्शन होता है, चाहे 26 जनवरी 15 अगस्त हो, सैनिकों के लिए हो, तो जो बोलते हैं वो ग्राउंड में नहीं होता। क्यों नहीं होता है? आज हम विदेशों की बात करते हैं, बोला ना मैंने आपको कि विदेशों में ये होता है, विदेशों में सैनिकों की बहुत इज्जत है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि यहाँ पर नहीं है, आवाम को भी सोचना चाहिए। गवर्नमेंट अगर अपना काम कर रही है तो हम चीज़ गवर्नमेंट पर थोपते रहते हैं। इसके लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं सर आपने, लेकिन देश में जो परिस्थितियाँ अब उत्पन्न हो रही हैं, जिस तरह से जातिवाद और धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है, राजनीति की जा रही है, इसको किस तरह से देखते हैं? पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने खुलकर अपनी बातें रखी थी, क्या सर? देश आज़ाद मैं तो आज भी गुलाम मानता हूँ। आज भले ही आप अमृत महोत्सव बनाओ, आप मेरे गुलाम हो, आप किसी और के हो, मैं किसी और का हूँ, नहीं है तो बता दीजिए खुल के कौन है। अगर आपने खुल के कुछ बोल दिया तो आपके ऊपर कोई दबाव आ जाएगा। आज़ाद कब हुआ था? जब देश आज़ाद हुआ तो एक जाति पंथ वहीं से शुरू हो गया था। आपने सोच लिया था नहीं मैं तो युद्ध लड़ सकता हूँ। आप बताइए, 10 सैनिक आते थे अंग्रेज और 1000 आदमी हम लोग तमाशा देखते थे दोनों साइड में खड़े होकर के, और हम क्या बोलते थे? नहीं ये क्षत्रिय है या ये है, यही लड़ेगा। ब्राह्मण का काम तो घंटी बजाना है, वो बोलता मेरा काम किसानी करना है। सोचने वाली बात है, जब देश के साथ में देश की आज़ादी का काम चल रहा था उस टाइम ना तो कोई हिंदू था ना कोई मुस्लिम था। कौन था? पूरा भारतवर्ष के लिए लेके लड़ा था। अगर वही हम लोग सब सोचते नहीं ये हमारा काम भी है, हम सब भारतीय, हमने सबने हथियार उठाने चाहिए, तो हम कभी के आज़ाद हो सकते थे। आज भी वही हो रहा है। कुछ और भी फौजी साथी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, अभी वर्तमान में जो योजना सरकार ने लाई है, केंद्र सरकार ने, अग्निपथ योजना, उसको लेकर क्या सोचते हैं आप लोग? कैसे देखते हैं? आने वाले जो जनरेशन है उसको क्या लाभ मिलेगा? अग्निवीर योजना के बारे में कहना चाहूँगा कि अग्निवीर योजना बहुत अच्छी है, ये मैं नहीं कह सकता अभी। अग्निवीर योजना बहुत अच्छी हो सकती है, और अच्छी कब होगी? जैसे 4 साल के बाद जब ये आएंगे तो इनका रीसेटलमेंट हो जाए। जब इनका रीसेटलमेंट सही तरीके से हो जाता है 100%, तब मानूंगा मैं कि अग्निपथ योजना सही है। आने के बाद रीसेटलमेंट जो व्यवस्था है उनका फिक्स होना चाहिए। जैसे उनको स्टेट पुलिस में, सीआरपीएफ में या और कोई सरकारी डिपार्टमेंट में उनके लिए कुछ व्यवस्था हो, या कोई बिजनेस वगैरह की उनकी कोई ठीक ठाक व्यवस्था हो और वो सेट हो जाएँ तो ये बहुत अच्छी स्कीम है। निश्चित रूप से आज कारगिल विजय दिवस है। आप सभी को भी कारगिल विजय दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। ये हमने बातचीत की कारगिल के महान योद्धा दीपचंद नायक से, और उन्होंने बताया कि किस तरह की स्थिति वहाँ पर थी। कारगिल के अलावा और भी कई मुद्दों पर बातचीत की। वर्तमान में सेना की स्थिति, देश की परिस्थिति को लेकर भी उन्होंने खुलकर अपनी बातें रखी और बताया कि किस तरह का माहौल देश में है और किस तरह आगे उन्हें बढ़ना चाहिए। निश्चित तौर पर तमाम मुद्दों के बीच हमने बातचीत की है और आगे भी हम चाहेंगे कि हमारी सेना और भी आगे बढ़े। कैमरा पर्सन यासीन मेमन के साथ अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज़, रायपुर।